वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। चलिए, तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 सेक्शनल टेस्ट होगा हमारा 6th ज्योग्राफी 2 एनसीईआरटी का ही टेस्ट है। एक टेस्ट हम पहले कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। साइज के हिसाब से सबसे छोटा प्लैनेट, अब देखो प्लैनेट बोलूं या ग्रह बोलूं मेरे हिसाब से एक ही बात होगी, ठीक है ना, मतलब एक ही बात है, लेकिन हिंदी इंग्लिश वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वो है आपका मरकरी, बुध। द्रव्यमान के हिसाब से, मास के हिसाब से कौन सा है सबसे छोटा? अर्थ। और घनत्व डेंसिटी के हिसाब से सबसे छोटा कौन सा है? वरुण, दैट इज नेपच्यून। बताइए। पहला, फर्स्ट और सेकंड ठीक है, मतलब डेंसिटी के हिसाब से में गड़बड़ हो गई है ना। तो स्मॉलेस्ट प्लैनेट डेंसिटी के हिसाब से है आपका शनि। क्या है ये? हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैटर्न। ठीक है। अच्छा, लार्जेस्ट कौन सा है मास के हिसाब से? लार्जेस्ट साइज के हिसाब से कौन सा है? जुपिटर, आप जानते होंगे। लार्जेस्ट कौन सा है मास के हिसाब से? जुपिटर। और डेंसिटी के हिसाब से लार्जेस्ट कौन सा है? जुपिटर। ठीक है, तीनों के जो ये इनका लार्जेस्ट पूछे तो जुपिटर याद रखना, मतलब बृहस्पति। सेकंड, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये बोल रहा है एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। अवधि कितनी होती है? 23 घंटे 56 मिनट। 2 कंसेक्यूटिव पैसेज ऑफ सर्टेन कॉन्सलेशन किसी मेरिडियन के ऊपर से, इट्स कॉल्ड साइडीरियल डे और स्टार डे। ड्यूरेशन है 23 आवर्स 56 मिनट्स। जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाए तब इसे सौर दिवस कहा जाता है और 24 घंटे होती है इसकी। व्हेन द सन इज कंसिडर्ड टू बी मोशनलेस, सन तो मूव नहीं कर रहा जब ऐसा हम मान रहे हैं, और रेवोल्यूशन जो हो रहा है अर्थ का उसको हम दिनों के हिसाब से कैलकुलेट करें तब उसको कहते हैं सोलर डे। अच्छा, जब सूर्य के निकटतम दूरी पे है पृथ्वी, अर्थ जो है वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे है सन से, तो उसको कहते हैं पेरीहिलियन, उपसौर की स्थिति जो होती है 3 जनवरी को। इसका उल्टा जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे है तो उसको कहते हैं एपीहेलॉन, जो कि कहलाता है अपसौर, जो होता है 4 जुलाई को। आंसर बताइए कौन सा सही है। सारे ठीक हैं, तो ये मार्क कर लो जरा। एक तो साइडीरियल स्टार डे, एक आपका सोलर डे, एक पेरीहिलियन और एपीहिलियन। ठीक है, और आपका नक्षत्र दिवस। ठीक है। थर्ड, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 21 जून के समय जब सूर्य कर्क रेखा के लंबवत चमकेगा, इस स्थिति को कहेंगे ग्रीष्म अयानाथ। 21 जून को त्रिगोलार्ध में दिन की अवधि होगी सबसे ज्यादा। आप जानते हैं 21 जून को सन जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, और इसको आप कहते हैं समर सॉलिस्टिस। 22 दिसंबर को इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, उल्टा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर चला जाएगा, मकर रेखा के ऊपर। इसको कहते हैं शीत अयनांत, जिसको कहते हैं विंटर सॉलिस्टिस। और 2 जगह ऐसा होगा कि बिल्कुल ही इक्वेटर पे होगा। ठीक है, जब आप विषुवत रेखा पे होगा, ये 21 मार्च और 23 सितंबर को, ये आपको डेट्स याद रखनी है। तब होता है हाफ लैटिट्यूड लाइंस का रिसीव कर रही होती है सनलाइट, जहां पे दिन और रात बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। ठीक है, और इसी को 21 मार्च को कहते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स, बसंत विषुव, और 23 सितंबर को कहते हैं शरद विषुव, ऑटमन इक्विनॉक्स। बताइए। ये भी ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरे कराए जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप। इसका डायग्राम भी एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। फोर्थ, सही विकल्प चुनना है यहां भी। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और परपटी का मतलब कोर क्रस्ट का घनत्व है 3। कई बार सिर्फ यूनिट पूछ लेता है, तो ये यूनिट भी ध्यान रखा करो ऐसी जगह से। पृथ्वी के क्रोड का घनत्व का औसत घनत्व साधारण तौर पर 11 है, और जल से 7 से 8 गुना भारी है। पृथ्वी का जो क्रोड है उसका घनत्व ज्यादा है। जो कोर है अर्थ का, दैट इज मोर डेंस, दैट इज हेवियर देन वाटर। तो अर्थ के कोर की डेंसिटी काफी है। सामान्यतः प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी तापमान वृद्धि दर कम हो जाएगा। नॉर्मली तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, बट एज द डेप्थ इंक्रीजेस द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर डिक्रीजेस। मतलब टेम्परेचर बढ़ तो रहा है बट उसका रेट कम हो जाएगा। बताओ। तो ये भी सही है सारे, है ना। तो ये याद रख लो। देखो 1 डिग्री फॉर एवरी 32, ये पूछ लेगा घुमा के, और ये जरूर पूछ सकता है डेंसिटी।
दो ही पूछेगा जनरली ना, क्रस्ट का और एवरेज डेंसिटी अर्थ की ओवरऑल पता होनी चाहिए, यूनिट पता होनी चाहिए, ठीक है ना। फिफ्थ, पृथ्वी की परपटी की संरचना के संबंध में आपको बताना है, तत्वों को उनके भार के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, अकॉर्डिंग टू देयर वेट यू हैव टू अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बताइए। थोड़ा बहुत अंदाजा तो होगा आई गेस। आंसर तो इसका सी है, तो देख लो एक बारी। तो जो जनरल एलिमेंट्स हैं अर्थ के क्रस्ट में, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है 46%, 46.6 है वैसे। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन है, फिर आपका एल्यूमिनियम है, फिर आयरन है, और ये बिल्कुल लास्ट के हैं कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। इनका यही क्रम याद रखना आप, ठीक है, बिल्कुल लास्ट के हैं ये। तो इसमें कैल्शियम का ज्यादा है, 3 पॉइंट समथिंग है, सोडियम का 2 पॉइंट समथिंग 2.8 है, पोटेशियम का 2.59 है, और मैग्नीशियम का 2.09% है। तो बस ये याद रख लो, इनके ऊपर सबसे ज्यादा वाले हैं ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, ऐसे याद कर लो। सिक्स्थ, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। आग्नेय चट्टानों की बात हो रही है, इग्नियस रॉक्स की। कैसे बनती हैं? जब हॉट लिक्विड मैग्मा जो होता है ना अर्थ के क्रस्ट में, वो ठंडा हो जाता है। और अवसादी और रूपांतरित चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टानों से ही होता है, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इनसे ही बनती हैं। पृथ्वी तल पर आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपर्दन से निर्मित चट्टानों को अवसादी चट्टानें कहते हैं। जो रॉक्स बनती है ना बाय द इरोजन ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स ऑन द अर्थ सर्फेस, दे आर कॉल्ड एज सेडिमेंट्री रॉक्स। जब ताप एवं दबाव के कारण आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप में परिवर्तन या रूपांतरण हो जाए, तब उनको कहते हैं रूपांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, इनकरेक्ट बताओ कौन सा है? बी गलत है। क्यों? देखो, अच्छा अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। जो आपकी इग्नियस रॉक्स हैं, ये कैसे बन रही हैं? जो मैग्मा है अंदर का, वो ठंडा हो जा रहा है, तो इग्नियस रॉक्स क्रिस्टलाइन होंगी, मतलब रवेदार होंगी, हिंदी में बोलें तो। अब ये जो रॉक्स है ना, ये प्राइमरी रॉक्स हैं, शुरुआती दौर में बनी है ये, है ना, क्योंकि सबसे पहले यही बनी है। इसके बाद सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। अच्छा, लेयर्स और फॉसिल्स इनमें नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि शुरुआती दौर में ही बन गई ना ये। और अर्थ का जो क्रस्ट है, जो परपटी है, उसमें 90% आपको यही रॉक्स मिलेंगी, आग्नेय चट्टानें। अब क्या होता है, जो रॉक्स इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से मिलके बनेंगी, इग्नियस और सेडिमेंट्री से मिलके जो बनेंगी, उनको कहेंगे मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक बिल्कुल लास्ट में बन रही हैं, ठीक है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक से सेडिमेंट्री नहीं बन रही हैं, याद रखना इस चीज को। अब क्या होता है, जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, इनमें आके लेयर्स बनने लग जाती हैं, इसलिए इनको स्ट्रैटिफाइड रॉक्स भी कहते हैं, मतलब परतदार चट्टान टाइप बनती हैं ये। ठीक है, एक चीज आपको याद रखना है, क्योंकि परतें विकसित हो जाती हैं इसमें, तो इनको परतदार चट्टान या फिर इसको प्रस्तारित चट्टाने भी आप कह सकते हैं, तो इसलिए गलत हुआ है। तो सेडिमेंट्री रॉक 75% है अर्थ के क्रस्ट में, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन अर्थ के क्रस्ट में बनने में सिर्फ 5% है। फिर बाद में बनती हैं मेटामॉर्फिक, और आपको पता होगा ये सबसे हार्ड होती हैं, हार्डेस्ट हैं ये रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, और इनमें कोई भी फॉसिल्स नहीं होते, कोई भी फॉसिल्स नहीं होते इनमें। क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल भी इसमें जीवाश्म नहीं मिलेंगे आपको। क्लियर? तो ये क्यों गलत हुआ आपको आई होप समझ आ गया होगा। 7th, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाएगी, और इसे भूकंप आने के सूचक के रूप में भी जाना जाएगा। आने से पहले, पूर्व, तो रेडॉन गैस एटमॉस्फेयर में आपको बढ़ा हुआ नजर आएगा, एंड दैट इज द इंडिकेटर ऑफ एन अर्थक्वेक। जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंपीय लहरों का अनुभव किया जाएगा, जहां पे सबसे पहले फील होंगी, उसको कहेंगे अर्थक्वेक फोकस, भूकंप मूल। भूकंप के दौरान जो ऊर्जा भूकंप मूल से निकलेगी, उसे प्रत्यास्थ ऊर्जा कहेंगे, मतलब इलास्टिक ऊर्जा होगी, वो इलास्टिक एनर्जी होगी। और रिक्टर स्केल क्या है? ये एक गणितीय पैमाना है जिसकी तीव्रता है 0 से 10, और रिक्टर स्केल पे प्रत्येक अगली इकाई की तीव्रता पिछली इकाई से 10 गुना ज्यादा होती है, मतलब 0 से 10 में सोचिए आप 10 10 10 10 करके बढ़ रहा है। ठीक है, इनकरेक्ट बताओ। बी गलत है। इसको कहते हैं अर्थक्वेक का सेंटर, ना कि फोकस। ठीक है, जहां पे सेस्मिक वेव सबसे पहले एक्सपीरियंस की जाती है, उसको अर्थक्वेक का सेंटर कहते हैं। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। और जहां से निकलती हैं, ध्यान रखना, वो कहलाती है मूल, फोकस। फील जहां होंगी वो सेंटर है, जहां से निकलेंगी वो मूल है। 8th, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। गहरे समुद्र में सुनामी का आकलन और रिपोर्टिंग एक विशेष तकनीक है, जिसके माध्यम से सुनामी का पता चलने के बाद सूचना तुरंत उचित स्थानों पर भेज दी जाती है। जो डीप ओशन असेसमेंट और रिपोर्टिंग होती है ना, वो एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली भाई कोई ये आंखों देखी चीजें तो है नहीं, है ना। और आपका DOART जो है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो डेंजर वार्निंग्स होती हैं, है ना, कि खतरा है, और वो दी जाती हैं सुनामी प्रोन एरियाज में, जहां पे सोनोमीटर्स वगैरह लगे हुए होते हैं।
और फिलहाल जो सुनामी वार्निंग सिस्टम है वो 8 घंटे पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा देता है, तो अच्छे खासे सिस्टम्स लगाए सरकार ने। 2007 में स्थापित भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र जो है आपका इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर स्टैब्लिश हुआ था 2007 में, तो ये प्रॉपर मॉनिटरिंग वार्निंग सर्विसेज देता है। आंसर ये डुआर्ट ही है, ये डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामीज, ठीक है ना। ठीक है ये सारी बातें, तो ये देख लो, अच्छा क्वेश्चन है काफी, है ना, डिफरेंट। 9th, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, करेक्ट पूछ रहा है फिर से। ये आपका कह रहा है जब कोई प्रकम अपने साथ पत्थर, कंकड़, बालू आदि पदार्थों को लेकर आगे बढ़ती है तो इन पदार्थों के संपर्क में आने वाली चट्टानों के घर्षण से होने वाले क्षरण को सन्निघर्षण कहते हैं, एट्रिशन कहते हैं। जब कोई एजेंट मूव कर रहा है और अपने साथ उसने बहुत सारा सामान लिया हुआ है तो फ्रिक्शन होगा डेफिनेटली। जब उसके सामने भी कोई सब्सटेंसेस आएंगे तो उनसे लड़ेगा झगड़ेगा, उसको कहते हैं एट्रिशन। किसी प्रक्रम के साथ बहने वाले पदार्थों में से एक दूसरे से टकराकर छोटे होने की, अब कुछ टूट फूट भी जाएंगे बेचारे कमजोर वाले, उसको कहते हैं एब्रेजन, अपघर्षण। और जल की क्रिया द्वारा घुलनशील चट्टान जैसे डोलोमाइट है, चूना पत्थर है, ये चट्टान से अलग हो जाएं, ऐसे भी कुछ चीज होंगे जो पानी में मिलने से उस पानी के साथ चल देंगे, उसको कहेंगे कोरोजन, संक्षारण। करेक्ट बताइए। तो ये इनमें से कोई भी ठीक नहीं है, ठीक है। क्यों? देखो, जब कोई एजेंट मूव करता है ना पत्थर शत्थर लेके अपने साथ, तो उसको कहते हैं एब्रेजन, तो ये है एब्रेजन। और ये है एट्रिशन। मतलब डेफिनेशन ठीक है, पर आपको ये तो पता होना चाहिए ना कौन सी किसकी है, और ये ठीक है, ये कोरोजन ही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, एट्रिशन क्या है और कोरोजन क्या है। 10th, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। नदियों द्वारा अपरदित उच्च भूमि के धस जाने से रिया तट का निर्माण होता है। रिया कोस्ट होते हैं ना, जब सब्सिडेंस हो गया है हाईलैंड्स का, रिवर्स ने इरोड कर दिया। डाल्मीशियन कोस्ट क्या होता है, जब सब्सिडेंस हो गया कोस्ट का किसी पैरेलल माउंटेन रिजेस के साथ। यूगोस्लाविया इसका एग्जांपल है, मैप पे देखना। और तरंगों और धाराओं द्वारा निक्षेप के कारण निर्मित कटक या बांध को कहते हैं रोधिका, बार, कोई चीज रोके किसी चीज को। और तटीय भागों में भाटा जलस्तर और समुद्री तट रेखा के मध्य बालू, बजरी, गुलाश्म आदि पदार्थों के अस्थायी जमाव से बनी स्थलाकृति को कहते हैं पुलीन। मतलब आप ऐसे समझो, कोस्टल एरियाज में कई बार सैंड, ग्रेवल, स्टोन से कुछ 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 बन गया, उसको कहते हैं बीच, ठीक है ना। ठीक है ये सारे, तो ऐसे डेफिनेशंस वगैरह आ जाती हैं, तो एक चीज इसकी ध्यान रख लेना थोड़ी सी, है ना। 11th, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यू आकार की घाटी क्या है, यू शेप्ड वैली सुना होगा आपने। पहाड़ों पर पहले से मौजूद नदी घाटी में ग्लेशियरों के ऊर्ध्वाधर कटाव के कारण, समझ रहे हैं आप, वर्टिकल वैलीज ऑलरेडी थी, फिर ग्लेशियर ने आके उसको और खराब कर दिया। इरोजन समझते हैं ना आप, किसी चीज को अपनी जगह से कटान करते 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 हटा देना, तो उसको कह रहे हैं वो बन गया फिर ऐसे यू शेप्ड वैली, ठीक है। अच्छा, जब ग्लेशियर्स रिसीड कर गए माउंटेन एरिया से, मतलब ग्लेशियर वहां पे बने थे भाई, जब ग्लेशियर रिसीड करेंगे तो कोई चीज हटेगी ना, तो एक आर्म चेयर, एक कुर्सी जैसी आकृति बनेगी जिसको कहते हैं आपका सर्क। और सर्क जब दोनों साइड बन जाएगा माउंटेन के, तो बीच का पार्ट इरोड हो जाएगा और थोड़ा सा तेज हो जाएगा, पैना हो जाएगा, उसको कहेंगे एरीट। और जब सर्क जो है दोनों तरफ से गिरना स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, चारों तरफ से बनने लगेंगे, तो पॉइंटेड टॉप बनेगा बीच में, जिसको कहते हैं हॉर्न, गिरीश रिंग जिसको कहते हैं। बताओ, ये हॉर्न जो है, आपने सुना है मैटर हॉर्न, सुना आपने, सही है, मतलब ये सारे मैटर हॉर्न, स्विट्जरलैंड का मैटर हॉर्न है, वो ऐसे बना हुआ है इसी वाले प्रोसेस से। 12th, निम्नलिखित में गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। हिमनदों द्वारा अपरदित एवं परिवहन किए गए पदार्थों के जमाव को कहते हैं हिमोड़। मटेरियल्स, ग्लेशियर भी तो आपने बेसिक पढ़ा है, वेदरिंग और इरोजन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने, अपरदन की जो क्रिया होती है, एजेंट्स होते हैं उसके अलग अलग, तो ग्लेशियर भी इरोजन करते हैं। तो जो चीज इरोजन करेगी वो कुछ ना कुछ जमाव भी करेगी, जो चीज कहीं से उठ के चली है वो कहीं पे जाके ठहरेगी भी। तो जो डिपॉजिट है मटेरियल्स का, जो इरोड है, इरोड भी किया ग्लेशियर ने और ट्रांसपोर्ट भी किया, उसको कहते हैं मोरेन्स। जब हिमानियों के तटस्थ हिमोड़ का थोड़े थोड़े समय पर गुंबदकार टीलों के रूप में जमाव होता है, तो उससे बनी स्थलाकृतियों को कहते हैं ड्रमलिन्स। इनका आकार उल्टे हुए नौका के समान होता है, मतलब बोट को आप खड़ा कर दो, इन्वर्ट कर दो तो। ग्लेशियरों के पिघलने से बनने वाले बर्फीले पानी के प्रवाह के कारण हिमोड़ के एक बड़े क्षेत्र में चादर की तरह फैल जाते हैं, उस मैदान को कहते हैं अपक्षेप निक्षेपम मैदान, डिपोजिशन प्लेन्स कहते हैं। अब आप एक बात तो बताओ, जब ये मोरेन्स बन गए या कुछ बन गए, तो वो पानी पिघलेगा भी,
कभी ना कभी। तो जब वो पिघलेगा तो वो प्लेन की तरह जमा हो जाएगा, उस प्लेन को कहते हैं डिपोजिशन प्लेन्स। इनकरेक्ट बताओ कौन सा है। कोई गलत नहीं है। 13, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। परिहिमानी का निर्माण ध्रुवीय व उपध्रुवीय प्रदेशों में सतही हिमानी के द्वारा होता है। इसमें तुषार, अपक्षय, मृदा समर्पण व मृदा उत्प्रेक्षण जैसी क्रियाएं देखने को मिलती हैं। पेरी ग्लेशियल जो है वो सरफेस ग्लेशियर्स पे बनते हैं, पोलर सब पोलर रीजन्स में। यहाँ पे आपको फ्रॉस्ट वेदरिंग, सॉइल इरोजन ये सब देखने को मिलता है। ज्यूजन जो है एक दबाव नुमा आकृति होती है जिसका निर्माण वहां होगा जहां मुलायम और बड़ी चट्टानों की परतें क्षैतिज अवस्था में होती हैं। एक डिस्टॉर्टेड शेप है which is formed where layers of soft and large rocks are in horizontal position. इनमें से भी कोई गलत नहीं है। 14, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। जब कठोर एवं मुलायम चट्टानों की परतें हवा के प्रवाह की दिशा में होती हैं, जिस तरफ हवा बह रही है, तो मुलायम चट्टानें कठोर चट्टानों की तुलना में ज्यादा कटेंगी ऑब्वियसली, और वहां नाली जैसे गड्ढे बन जाएंगे जिनको कहते हैं यार्ड डांग, पिट्स बन जाएंगे। भूमि पर पड़े कठोर चट्टानी टुकड़ों पर रेत भरी हवा के प्रभाव से उनका आकार रगड़कर खाकर चिकना हो जाएगा, त्रिकोणीय हो जाएगा। तो इन टुकड़ों को कहेंगे आपके ड्राई कॉन्टर। देखो प्रकृति में क्या क्या काम हो रहे हैं। ऐसे टीले जो हवा द्वारा उड़कर लाई रेत आदि के पदार्थों के जमाव से बनेंगे उनको कहेंगे बालू का स्तूप। सैंड ड्यून्स तो आप जानते हैं, ड्यून बैशिंग किसी ने की हो कभी, या कोई डेजर्ट में गया हो तो ये सैंड ड्यून्स शिफ्ट भी होते रहते हैं, हवा इनको कहीं 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 ले जाती है उठा के, तो सुना ही होगा आपने। ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये सारे प्लीज कीवर्ड्स हैं, इनको ध्यान रखना। 15, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन रेत के कणों के वृहत निक्षेप को कहते हैं लोएस। समझ रहे हैं आप? बहुत महीन रेत उड़ी और उसने जाके कहीं पे आउट डेजर्ट एरिया के बाहर उन पार्टिकल्स को, सैंड पार्टिकल्स को डिपॉजिट कर दिया बाहर डेजर्ट के, तो उसको कह रहे हैं लोएस। मरुस्थलीय प्रदेशों में किसी पर्वत पठार या इंसलबर्ग के पादीय प्रदेशों से मिलने वाले सामान्य ढालयुक्त अपर्दित शैल सतह वाले मैदान को कहते हैं पीडमोंट। मतलब जेंटली उनका स्लोप इरोड हो गया है, फुट पे, प्लेट्यू पे, इंसलबर्ग पे, उसको कहते हैं पेडिमोंट और या पेडिमेंट। मरुस्थल की अंतः प्रवाहित नदियां वर्षा के बाद अस्थायी झीलों का निर्माण करती हैं जिन्हें प्लायास कहते हैं, जो खारे जल के प्लायों को सेलेनास कहते हैं। सिंपली सॉल्ट वाटर वाले सेलेनास हैं, और जो भाई टेम्पररी लेक्स बन जाएंगे ना रेनफॉल के बाद, कहीं कहीं मान लीजिए कहीं पे गड्ढा है, बारिश पड़ गई तो लेक्स बन गए, उनको कह रहे हैं प्लायास। इनकरेक्ट बताओ। इनमें से भी कोई गलत नहीं है। ये भी अच्छे क्वेश्चंस बन रहे हैं, बहुत कोशिश की जा रही है कि एनसीईआरटी जो नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें ना पढ़नी पड़े, ठीक है, ये कोशिश की जा रही है। चलिए 16, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। गतिशील शक्तियां, डायनामिक फोर्सेस, और उनसे कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। जैसे बहते हुए जल या नदी से बनती है वी शेप्ड वैली, रिवर मियांडर्स, मियांडर करता है रिवर ऐसे 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 ऐसे, है ना, फिर वो कट भी जाता है कहीं कहीं से। ग्लेशियर से बनते हैं नोनाटिक्स और शीप शेड रॉक्स, भेड़पीट शैल जिनको बोलते हैं। विंड से विंड ट्रफ, मशरूम रॉक, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, सारे ठीक हैं। तो इनमें से देख लो मियांडर किससे, तो बता ही दोगे, तो पता ही है, अब ग्लेशियर से थोड़ी मियांडर बनेगा। 17, आपको मिलान करना है। बताइए नाम और सर्वोच्च बिंदु, हाईएस्ट पॉइंट। रॉकी का माउंट एल्बर्ट, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का आपका, अच्छा ये इधर ऊपर नीचे दिया हुआ है ना, तो आंसर अलग हो जाएगा, कोई नहीं, ये वाला देखते हैं। कॉसेस्कू उराल माउंटेन्स का गोरा नरोंदिया और वरहोंक्स का गोरा मांस खाया। आंसर बताओ। 1 का देखो, मैं तुम्हें वैसे बता देती हूँ, छोड़ो ऑप्शन छोड़ दो। रॉकी का हाईएस्ट पॉइंट जो है, रॉकी कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में, तो पता होगा माउंट एल्बर्ट है, ठीक है बिल्कुल। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, उसका कॉसेस्कू है, बिल्कुल ठीक है, तो ये इसका यहाँ हो जाएगा, है ना, तो इसलिए सिर्फ इंग्लिश वाला देख लो। यूराल माउंटेन्स कहाँ है, रशिया में, गोरा नरुदनिया, ठीक है बिल्कुल, और ये भी ठीक है, ये भी ये ईस्टर्न रशिया में है, गोरा मांस खाया, ठीक है, ठीक दिया मैं। 18, सेम मिलान करना है आपको। प्लेट्यूज पठार दिए हुए और उनकी लोकेशन, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। एशिया माइनर कहाँ है, आइबेरियन पेनिनसुला स्पेन, मेसिटा प्लेटू कहाँ है, टर्की, चियापास कहाँ पे है, सदर्न मेक्सिको, ग्रेट बेसिन कहाँ पे है, यूएसए, बताइए। सी हो जाएगा आंसर। देखो एशिया माइनर कहाँ पे है, एशिया माइनर आपका, एशिया माइनर को कहते हैं एनाटोलिया, ये है आपका टर्की में। मेसिटा कहाँ पे है, आइबेरियन पेनिनसुला स्पेन। चियापास कहाँ पे है, सदर्न मेक्सिको, ठीक है। ग्रेट बेसिन कहाँ पे है, यूएसए, और यूएसए के 2 बहुत फेमस प्लेट्यू और भी हैं, नाम सुना है, कोलंबिया और कोलोराडो।
19th। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। रेगिस्तान और उनकी जगह, ऐसे ही सवाल आएंगे भैया। गोभी कहाँ है? गोभी आलू के साथ सब्जी में डल गई है मैम। गोभी, मंगोलिया चाइना, कालाहारी बोत्सवाना, सोनरन यूनाइटेड स्टेट्स एंड मेक्सिको, काराकुम तुर्कमेनिस्तान, क्वाजिलकुम उज्बेकिस्तान, दशतेलुट सदरन ईरान। पहला ठीक है, तो मतलब ठीक है, सारे ठीक दिए हुए। कालाहारी का है, बोत्सवाना है, ठीक है भाई, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे एटाकामा कहाँ पे है? एटाकामा बताइए। दश्तेलुट सदरन ईरान। हाँ, तो आपका सिक्स्थ गलत हो गया भाई। दश्तेलुट आपका सदरन ईरान में नहीं है, ईस्टर्न ईरान में है, ईस्ट में। सदरन ईरान में एक और है, उसका क्या नाम है? दश्त ए काविर सुना होगा आपने, दश्त ए काविर, ऐसे भी देखना पड़ता है। 20 सही विकल्प चुने। क्या कह रहा है ये? भूकंप कृत झील का उदाहरण, मतलब अर्थक्वेक इंड्यूस्ड लेक। अर्थक्वेक आया, कहीं पे गड्ढा हो गया, बारिश पड़ी, पानी भर गया। जनीवा में है, लेक जनीवा इन स्विट्जरलैंड। और रिफ्टेड लेक डेड सी वाला है। क्रेटर लेक, क्रेटर समझते हैं ना, वो क्रेटर कहीं पे गिरा और वहां पे लेक बन गया, लेक टिटिकाका बोलीविया। और ग्लेशियल लेक लोनार लेक इंडिया। अब यहीं से आपको आंसर मिल गया होगा। बी ठीक है, 1 2 और 3 ठीक है। 1 2 और 3 ठीक है। अच्छा, क्रेटर लेक ही है लोनार लेक, 20 ले गलत हुआ है। ग्लेशियर लेक के उदाहरण है नॉर्वे में, स्वीडन में, स्कॉटलैंड में, फ्रांस में, इटली में, कनाडा में, ठीक है। ये क्रेटर लेक का ही उदाहरण है, लोनार महाराष्ट्र में है ना ये। 21 निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मलक्का जलड मरुमड्डे अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का पूछ रहा है ये। फिर ये पूछ रहा है बबल ऑफ मंदेब, फिर ये पूछ रहा है सुंडा स्ट्रेट, फिर ये पूछ रहा है स्ट्रेट ऑफ डार्डनलीस। देखो, मेरी सलाह है कि मैप पे मार्क कर लो, इंग्लिश वर्जन ही हाईलाइटर से हाईलाइट कर लो सारे स्ट्रेट्स, क्योंकि ये पूछता रहता है रिपीटेड में। लिस्टिंग वीडियो में सब कराई दिया जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। डी सारे ठीक है ये, है ना, तो प्लीज मार्क कर लो इनको। मलक्का है अंडमान सी, साउथ चाइना सी, बबल मंदेब गलत कर नहीं सकते, रेड सी गल्फ ऑफ एडन इंडियन ओशन से जोड़ रहा है, सुंडा स्ट्रेट जावा सी को इंडियन ओशन से, और ये डार्डनलीस वाली देख लो एजियन सी और सी एफ मार्मरा। अगर ये भी नहीं पता कहाँ पे है तो गड़बड़ है भाई। मैप देखो, मैप वर्क बहुत टाइट करो अपना। 15 से 20 मिनट मैप खोल के बैठा करो, एक एक कॉन्टिनेंट उठा लो, उसके बैठ के कुछ भी नहीं मिल रहा तो ये सब देख लो, ठीक है। बाकी ये क्लास मैं बात करती हूँ सर से, स्पेसिफिकली अरेंज कर देते हैं, आपको मैप वर्क करा देती हूँ मैं थोड़ा सा, है ना। आप चाहते हैं मैप वर्क आपको कराया जाए तो आप कमेंट कीजिए, फिर ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो ही कराया जाएगा, ठीक है ना। फिर बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं ना, तो फिर सही नहीं है बात वो। मैप पे चीजें मार्क करा दी जाएंगी वैसे। 22 निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तिब्बती पठार में स्थित है सोसेकुरू झील, ये दुनिया की हाईएस्ट लेक है, सोसेकुरू लेक। अच्छा, इंडिया में हाईएस्ट कौन सी है लेक? देवताल, कहाँ पे? गढ़वाल में। चाइना का एटॉमिक टेस्टिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लोपनोर लेक पे है। बैकाल क्या है? हाईएस्ट नेविगेबल लेक है दुनिया का, सबसे ऊंची नौगम में झील है। कैस्पियन सी लेक लार्जेस्ट सलाइन लेक है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और टर्की का है एक वॉन लेक, उसमें बहुत ज्यादा सैलिनिटी दुनिया में। देख लो, दोनों में फर्क समझना, 5th और 6th स्टेटमेंट का फर्क समझो। 22 का आंसर क्या है भाई? सी है, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th, ठीक है सारे। नहीं, सी है ना, 1st 2nd 3rd 5th 6th, 2nd 3rd 4th गलत हो गया। बैकाल, हाँ बैकाल हाईएस्ट नेविगेबल लेक थोड़ी है, डीपेस्ट लेक है, सबसे गहरा है। चलो इसका आंसर बता दो, हाईएस्ट नेविगेबल लेक कौन सा है? टिटिकाका। मैं ही बता देती हूँ, फिर कमेंट करने में बच्चे कंजूसी बहुत करते हैं, पैसे खर्च हो रहे होते हैं ना। टिटिकाका। 23 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। विश्व के सबसे लंबा अमेजोन नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, लॉन्गेस्ट रिवर अमेजोन है, कहां से निकलती है? विक्टोरिया लेक से। वॉल्यूम के हिसाब से, आयतन की दृष्टि से, नाइल रिवर है दुनिया की सबसे लंबी नदी और सेकंड लार्जेस्ट है लेंथ में, लंबाई में। मिसिसिपी मिसौरी रिवर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम बनाती हैं और इसको बर्ड्स फुट डेल्टा बताते हैं। मैंने ये सारी चीजें आपको कराई हुई हैं एक वीडियो में, टाइप्स ऑफ डेल्टा, उनका डायग्राम सब करवाया हुआ है। रियो ग्रांडे रिवर यूएसए की, और वो बॉर्डर बनाती है मेक्सिको पे, नेचुरल बॉर्डर फॉर्म करती है यूएसए और मेक्सिको का। सेंट लॉरेंस जो है वर्ल्ड का बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे है, नियाग्रा फॉल्स सेंट लॉरेंस रिवर पे, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है। द वर्ल्ड फेमस ग्रैंड कैनियन और ह्यूबर डैम कहां पे है? कोलोराडो रिवर पे, कोलोराडो प्लेटू भी अभी मैंने आपको बताया था।
बड़ा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, इतना घबराना नहीं होता, पहले देख लो। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ठीक है, तो पहले और ये गड़बड़ हुए हैं। पहला देखो, वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी, पहली बात तो अमेजोन है ही नहीं, नाइल है। और वो कहाँ से निकल रही है? विक्टोरिया से, ठीक बात है। वॉल्यूम के हिसाब से सबसे लंबी नदी ये है, अमेजोन आपकी नाइल नहीं है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, सेकंड लार्जेस्ट है लेंथ में, क्योंकि लार्जेस्ट तो नाइल है, ठीक, बाकी ठीक है। 24, निम्नलिखित गर्तों को, गर्त समझते हैं ट्रेंचेस को, जो पानी के अंदर होती हैं, उनकी गहराई के आधार पर अवरोही क्रम में आपको अरेंज करना है। मेरियाना, टोंगा, आपका मिंडानो, अटकामा। अब ये नहीं पता ये कहाँ है ना, तो बस पिटाई होगी। ए है इसका आंसर। मेरियाना ट्रेंच कहाँ है? सबसे आप जानते होंगे, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। टोंगा कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन। मिंडानो कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन। अटकामा कहाँ पे? पैसिफिक ओशन। चारों की याद कर लो बस। 25, 1884 में हुए डिटमार के चैलेंजर अन्वेषण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लवण समुद्र में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? मतलब चैलेंजर एक्सपीडिशन हुआ था तो पता लगाया कि कौन सा सॉल्ट है, तो कौन सा सॉल्ट है? कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ए है। अब सुनो, सबसे ज्यादा तो NaCl ही है, सोडियम क्लोराइड ही है सबसे ज्यादा मात्रा में, 77.8%। फिर है मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर है मैग्नीशियम सल्फेट, फिर है कैल्शियम सल्फेट 3.6%, फिर है पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये छोड़ दो, पर NaCl याद रखना। NaCl टॉप पे, मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट। 26, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। विश्व की मौसमी दशाओं के लिए जलवाष्प, धूल के कण तथा ओजोन गैस अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड ओजोन गैस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड्स क्लाइमेटिक कंडीशंस। लेजुमिनस प्लांट्स जो हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजनस न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ही भारी है, एक तरह की भारी प्रकार की गैस है, जो सौर विकिरण के लिए पारगम्य है, परिमेबल है, लेकिन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए नहीं है। और ओजोन गैस की जो मात्रा है वायुमंडल में वो कम है काफी। बताओ। ठीक है भाई, ये सारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ठीक है, तो ये पढ़ लो एक बारी और। 27, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। भारत का क्षेत्रफल 32 एक सेकेंड, इसमें गड़बड़ है, 32.8 होगा, 3.28 नहीं होगा। हाँ ठीक है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में, वो लाख में है, ठीक है। और आपका क्षेत्रफल की हाँ, 2 जून 2014 को तेलंगाना बना भारत का 29वां राज्य। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और सिक्किम है सबसे छोटा। बताओ, सिक्किम सबसे छोटा है क्या? सी हो जाएगा आंसर। भाई गोवा है अब इसमें, तो कोई बताने की बात ही नहीं है। 28, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां विश्व के सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है? और शेप कैसी है इस डेल्टा की? ट्रायंगुलर। बताइए कौन सी नदियां करती हैं, इसमें क्या मतलब, कुछ वो बचा है क्या है? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी करती हैं, तो ए हो जाएगा आंसर। अच्छा, यहाँ सिंधु दिया हुआ है ना, तो ये सिंधु गलत हो जाएगा, तो इसके हिसाब से नन ऑफ दीज होगा, इसके हिसाब से ए होगा। कोई बात नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक है, कोई बात नहीं, है ना, थोड़ा सा कर लो एडजस्ट। गंगा और ब्रह्मपुत्र करती हैं, सिंधु नहीं। 29, अब मिस्टेक तो तब होगी ना जब आपको बताया भी गलत ही जाए, बता तो सही रहे हैं, है ना। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। एशिया पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है, 1/3 में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है एशिया से। एशिया यूरोप से अलग होता है यूराल माउंटेन से। एंडीज जो दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है, नॉर्थ से साउथ आ रही है कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया में। और दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजोन जो है वो भी एशिया से ही फ्लो कर रही है। बताइए कैसे, मतलब ऐसी ऐसी बातें कैसे मान सकते हो? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ठीक है, फिफ्थ एंडीज यहाँ कहाँ से आ गए भैया? साउथ अमेरिका में है एंडीज। और अमेजोन कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। तो ये दोनों साउथ अमेरिका की बातें हो गई, ये और ये। 30, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हिंद महासागर आकार में लगभग त्रिभुजाकार है, इंडियन ओशन। और एशिया कहाँ पे है? इंडियन ओशन के नॉर्थ में। अब देखो, मैप इसके लिए बहुत जरूरी होता है करना, है ना। मैप के लिए बिना बैठे हैं आराम से पढ़ रहे हैं, पढ़ा देंगे सब, ऐसा नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है खुद से, समझ रहे हो। कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका जो है वो इंडियन ओशन के ईस्ट पे है, देखो ऐसे क्वेश्चंस भी बना रखे हैं हमने। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो वेस्ट पे है। अब बताओ कैसे, बताओ, यहाँ पे मैप बना के दिखाऊं?
क्या हो जाएगा आंसर? पहला दूसरा, ठीक है। अब नहीं पढ़ोगे तो फिर ऐसे ही होगा। मैप प्लीज करो, पहले भी मैंने टेस्ट में बताया था मैप करने को। अफ्रीका वेस्ट पे है भाई, अफ्रीका ईस्ट में कहां से हो गया? यहां पे है इंडियन ओशन भाई, ये है। तो ये हमारा इंडियन ओशन तो ये है ना, तो अफ्रीका इधर है कि इधर है? तो वेस्ट पे हुआ ना अफ्रीका, ये तो बेसिक से भी हो जाएगा वैसे तो वेस्ट में है अफ्रीका। और ऑस्ट्रेलिया बताना जरा, ये कोई बात है क्या? ईस्ट में है ऑस्ट्रेलिया। 31 निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे कहते हैं बेरिंग जल संधि। आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बेरिंग स्ट्रेट से। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है, इंडेंटेड, समझते हैं आप? ये इरेगुलर डेंटेड कोस्टलाइन की वजह से ही वहां पे नेचुरल हार्बर हैं, पोताश्रय पतन बहुत है। अटलांटिक ओशन बिजिएस्ट ओशन है, मतलब बहुत ट्रैफिक है वहां पे। बताओ, सी है आंसर। ठीक बातें हैं बिल्कुल, है ना? बेरिंग स्ट्रेट याद रखना, ये मैप पे तुरंत मार्क कर लो। अब पता है क्या है खूबसूरती, क्या है ज्योग्राफी की, कि मैप पे एकदम से अटलांटिक ओशन देख लो तो दिमाग में इमेज बन जाएगी, फिर गलती नहीं होगी बिल्कुल भी किसी भी टेस्ट में छोड़ो, पेपर में नहीं होगी गलती। 32 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है ये। एटमॉस्फेयर में क्या क्या है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो 99% है, मतलब क्लीन ड्राई एयर यही है। और बहुत ही कम कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन आप जानते हैं वो हीट एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से अर्थ ब्लैंकेट की तरह काम करता है ना एटमॉस्फेयर, अर्थ वार्म रहता है। और किसी जगह का क्लाइमेट कैसे प्रभावित होता है? लोकेशन से, ऑल्टीट्यूड से, समुद्र से उसकी दूरी से, रिलीफ से। उच्चावच, बताइए। ठीक बातें हैं बिल्कुल, क्या दिक्कत है? ये वाला पढ़ लो, ये नहीं पता होगा, और ये भी पढ़ लो। 33 निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है, डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद ऑल्टीट्यूड। वायुमंडल का घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, सी लेवल पे सबसे ज्यादा डेंस है। जनरली क्या होगा, 600 मीटर से जो ज्यादा ऊंची और खड़ी ढलान वाली कोई जगह होगी उसको क्या कहेंगे? पहाड़ी, माउंटेन। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे डेंसिटी एटमॉस्फेयर की डिक्रीज हो जाएगी तेजी से। हिमालय और एल्प्स जो हैं ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, मतलब वलित पर्वत हैं। तो इनमें उबड़ खाबड़ और शिखर इनके शंकाकार होंगे, मतलब कोनिकल पीक्स होंगी, तभी तो इनपे मतलब डिफिकल्ट टेरेन्स होती हैं इनकी। बी है आंसर। 1 2 3 4 5 सही है सारे, ठीक है। तो आपको माउंटेन की डेफिनेशन पता चल गई, 600 मीटर से ज्यादा हाइट हो और स्टीप स्लोप हो तो वो है पहाड़। घर में बना लो अब पहाड़, अपने बना रखे हैं लोगों ने लॉन में छोटे छोटे, बहुतों ने। 34 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू वाटरफॉल मिलेगा आपको। इंडिया में आयरन कोल मैंगनीज के बहुत भंडार मिलेंगे आपको छोटा नागपुर में। काली मिट्टी लावा प्लेट्यूज में मिलेगी और अच्छी खासी होती है, गुड फॉर कल्टीवेशन होती है। अफ्रीकन पठार में आपको मिलेंगे सोना चांदी, नहीं हीरा और सोना। बताइए। हंसते मुस्कुराते पढ़ाई नहीं करेगा, जो लोड में जो पढ़ाई करेगा उसकी पढ़ाई नहीं होनी की बिल्कुल भी, ठीक है। हुंडरू फॉल्स याद रखना। 35 निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। मैदान सामान्यतः मध्य माध्य समुद्री तल से 100 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं, मतलब प्लेन्स जो होंगे वो 100 मीटर से ज्यादा नहीं होंगे मीन सी लेवल से। गैंजेटिक प्लेन, गंगा का मैदान, सबसे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है कंट्री का। मोनाकी पर्वत है, पहाड़ है, ये आपका कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन में है, अंडर सी है ये, समुद्र के अंदर पहाड़ है ये। और कोर में नाइफे मिलेगा आपको, निकल और आयरन, नाइफे। ए गलत हो गया, क्यों हो गया भैया ये गलत? 200 मीटर है, क्योंकि ये 200 मीटर से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। मोनाकी माउंटेन कहाँ पे है? हवाई आइलैंड्स में। हवाई आइलैंड्स मार्क कर लो मैप में अपने, पूछेगा पेपर में। 36 निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी होती है, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। मेजर मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोल रहा है ये कॉन्टिनेंटल मास के। और ओशियानिक क्रस्ट महासागर की परपटी में मिलेगा आपको सिलिका मैग्नीशियम, उसको बोलेंगे सीमा। सीमा समझ गए ना, SI और इसका M है। अच्छा, क्रस्ट के नीचे आपको मेंटल मिलता है 2900 किलोमीटर तक, मेंटल नाम की एक परत। और क्रस्ट जो है 1% बनता है, 89% में मेंटल है, 10% में कोर है। इनकरेक्ट बताना है, डी गलत है। ये तो मैंने आपको कराया भी था। क्रस्ट 1% है, 84% मेंटल है और 15% कोर है। 84 हो जाएगा ये, ठीक है, ये याद रखना।
37 निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक वर्ष के अधिकतम और न्यूनतम ताप के अंतर को कहते हैं वार्षिक तापांतर, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। भूमध्य रेखा रेखीय क्षेत्रों में तापमान पूरे वर्ष एक समान रहता है, जिसके कारण वार्षिक तापमान बहुत कम होता है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कम हो जाएगा ना जब सेम चीज रहेगी, तो डिफरेंस नहीं आएगा, है ना। अभी तो देखिए आपने एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर की डेफिनेशन। समुद्री क्षेत्रों में वर्ष भर एक समान तापमान रहने के कारण तापमान भिन्नता कम रहती है, क्योंकि यूनिफॉर्म रहेगा तो वेरिएशन, जो चीज यूनिफॉर्म है वो वेरिएशन कैसे हो सकता है उसमें। उत्तरी गोलार्ध में भूमि की प्रचुरता के कारण वार्षिक तापमान अधिक होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पानी की प्रचुरता के कारण वार्षिक तापमान कम हो जाता है। नदर्न हेमिस्फेयर में लैंड ज्यादा है तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा है, सदर्न हेमिस्फेयर में पानी ज्यादा है तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर कम है। ठीक है ये सारे, तो इसको जरा एक बारी फिर से पढ़ना है आपको। पहले तो क्या है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, और नदरन और सदरन हेमिस्फेयर में क्या फर्क आ रहा है। 38 निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। सूर्यातप और स्थलीय विकिरण के बीच संतुलन के कारण पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान रहता है। इस संतुलन को पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। ड्यू टू द बैलेंस बिटवीन इंसोलेशन एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, द एवरेज टेम्परेचर ऑन द अर्थ रिमेन्स द सेम। दिस बैलेंस इज कॉल्ड द हीट बजट ऑफ द अर्थ। इस कॉन्सेप्ट की हिसाब से एवरेज टेम्परेचर अर्थ का सेम रहता है ऑलमोस्ट, मतलब स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है। अर्थ पे जितनी हमें हीट मिल रही है सोलर रेडिएशन से, और जितनी हीट जा रही है वापस, ये तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के तौर पे लॉस हो रहा है जो, उसकी मात्रा लगभग सेम नहीं है हर जगह, हर स्थान पे समान नहीं मिलेगी आपको। आंसर गलत नहीं कुछ भी, ठीक है। हीट बजट का सबसे इंपॉर्टेंट इसमें हीट बजट ही है, बस पता होना चाहिए आपको क्या है। 39 निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आएगा तो तेजी से ठंडा हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। द्रवित समझते हैं लावा, मॉल्टन लावा, ठीक है। तो रॉक्स जो बनेंगी इस हिसाब से क्रस्ट में, उनको क्या कहेंगे, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, बहिर्भेदी आग्नेय शैल। आग्नेय शैल और अवसादी शैल उच्च ताप एवं दबाव के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, जो ग्लोब पे वो वृत्त जो दिन रात को विभाजित करेगा उसे प्रदीप्ति वृत्त कहेंगे, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। टोंगा आइलैंड्स कहां पे है, अटलांटिक महासागर में, और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप जो है वो एक ही अक्षांश पे है, सेम लैटिट्यूड पे है। इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। डी गलत है। डी क्यों गलत हो गया भाई? टोंगा आइलैंड्स कहां है, जिसने मैप देख रखा है वो इस आंसर को ठीक कर देगा, पैसिफिक ओशन में है, अटलांटिक में नहीं है। मॉरिशस कहां है, इंडियन ओशन में, ठीक है। 40 निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भारत में 82.5 डिग्री को मानक यामनोत्तर माना गया। आप जानते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST बोला जाता है, कहां से गुजर रही है, कालीन भैया की जगह से, मिर्जापुर से। गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। और भारत का समय ग्रीनिच के समय से 5.5 घंटे आगे है, और वो स्थान जो ग्रीनिच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे रहता है। वेस्ट वाले आगे रहते हैं, ईस्ट वाले पीछे रहते हैं, ऐसा ही कह रहा है। बताओ करेक्ट कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड गलत है। नहीं, जो ईस्ट में है वो आगे रहेंगे, जो वेस्ट में है वो पीछे रहेंगे, ठीक है ना। तो ये गलत है केवल। 41 निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। इंडिया कहां पे है? साउथ सेंट्रल पार्ट में है एशिया के। अब एशिया का मैप जिसने देखा है वो बता पाता है, नहीं तो रटते रह जाते हैं। भारत महाद्वीप उत्तर में हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है, नॉर्थ में हिमालय है हमारे ऊपर। भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश तथा सुलेमान श्रेणियों से घिरा हुआ है, पाकिस्तान की तरफ जाना पड़ेगा थोड़ा सा। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पूर्वांचल कहां पे है? नॉर्थ ईस्ट में। बताओ करेक्ट कौन सा है? सी सही है, 1 2 3 4, मतलब सारे सही हैं, ठीक है ना। तो ये हिंदू कुश, सुलेमान रेंज, ये सब मार्क कर लो अपने मैप में। 42 नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आ गए। बताओ असर्शन देखो, महानदी गोदावरी नदियां डेल्टा बनाती हैं बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले। ज्यादातर ईस्ट की तरफ फ्लो करने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं, रीजन ये है, मतलब बताओ। ठीक है, बिल्कुल आप जानते ही हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स डेल्टास बनाती हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं महानदी, कृष्णा, कावेरी, आपकी गोदावरी, सब डेल्टा बना रही हैं। लोड ज्यादा है तो डेल्टा बना देती हैं ये। 43 निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं, है ना, आइलैंड कंट्रीज हैं।
कश्मीर हिमालय केरेवा के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जो केसर की एक स्थानीय किस्म जाफरान की खेती के लिए बहुत उपयोगी है। ये मिट्टी है, फॉर्मेशन ऑफ करेवास हो जाते हैं, जहां पे जाफरान एक लोकल वैरायटी है सैफरन की, जो यहीं पे उगती है। बताओ। कोई गलत नहीं है, ठीक है बिल्कुल। 44 निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच एक जल विभाजन बनाते हैं, मतलब वाटर डिवाइड का काम कर रहे हैं हरियाणा और दिल्ली। ज्यादातर नदियां जो नागालैंड में जा रही है ना, नागालैंड में, वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। जो नदरन प्लेन्स है इंडिया के, उनको आप 3 जो जोन्स में डिवाइड करते हैं, बीटी, बीके, बोंक। ये तो खैर मैं आपको वैसे बता रही हूँ, पर आप मुझे ये बताएंगे क्या होता है ये बीटी, बीके, टी है, बोंक। ये सर का ट्रिक है एक बहुत बढ़िया, भाबर तराई और उनको याद करने का, जैसे भाबर ओल्ड है, नया वाला खदर है, ऐसे। बताओ मुझे वो ढूंढ के, यूट्यूब पे ऐसे डालो उसको, आगे के आंसर का नाम लिख के और बताओ। खैर, भाबर तराई एलुवियल प्लेन्स, और तराई खादर और बंगर में डिवाइडेड है। बताओ। बी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तराई थोड़ी है डिवाइडेड, एलुवियल प्लेन्स को डिवाइड करते हैं हम खादर और बंगर में, न्यूअर एलुवियम और ओल्डर एलुवियम। 45 निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जोजिला पास कहाँ है? ग्रेट हिमालयस में। बानेहाल पीर पंजाल में, फोटुला लद्दाख में, खारदुंगला जस्कर में। सारे पासेस याद कर लो, थोड़े से ही तो हैं। कोई सही नहीं है। जोजिला कहाँ पे है? जोजिला है नहीं, कोई सही नहीं है। ये होंगे ऑल ऑफ दीज, गलत है। नहीं ठीक है, ये फोटुला जस्कर में है। हाँ, असल में ऑप्शन नहीं बन रहा। हाँ, जोजिला ग्रेट हिमालयस में, ठीक है। बानेहाल पीर पंजाल में, ठीक है। और 1 2 के साथ नहीं बन रहा ना ऑप्शन किसी और का। फोटुला गलत हो गया, फोटुला जस्कर में है और खारडुंगला लद्दाख में है। 46 निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कयाल्स हैं, जिसका उपयोग मछली पकड़ने और अंतस्थलीय नौकायन के लिए किया जाता है। स्पेशल टोपोग्राफी है मालाबार कोस्ट की कयाल्स, और यहाँ पे होता है वो नेहरू ट्रॉफी। वो मूवी देखी है? अरे टाइगर श्रॉफ की मूवी थी, कौन सी थी, बाघी, उसमें दिखाई है ये, है ना, देखी हो किसी ने तो। पुनामट कयाल केरला में। पेनिनसुलर प्लेटू एक्सटेंड करता है दिल्ली रिज तक नॉर्थ वेस्ट में, कार्डमन हिल्स तक ईस्ट में। ये सारे हिल्स, दिल्ली रिज सब पता होना चाहिए। आंसर है ए, पहला दूसरा ठीक है। पेनिनसुलर प्लेटू एक्सटेंड करता है दिल्ली रिज तक, ये अरावली हिल्स का एक्सटेंशन है, ठीक बात। अब एक बात बताओ मुझे, कार्डमन हिल्स क्या ईस्ट में है? पढ़ते हो ध्यान से? नहीं पढ़ते हो? कार्डमन हिल्स साउथ में है, ईस्ट में जा रहा है ये राजमहल हिल्स तक, ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट का तो बता ही दिया मैंने आपको, ऐसे फंसोगे। 47 मिलान करना आपको, करो। माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार, माउंट कोयोब साउथ अंडमान, माउंट डियावलो नॉर्थ अंडमान, सैडल पीक मिडिल अंडमान। ये वो क्वेश्चन है जो आप लोग खुद से कभी नहीं पढ़ोगे, अब टेस्ट में आए तो याद कर लो। बी, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की मेजर पीक्स दी हुई हैं आपको। माउंट थुलियर है आपका ग्रेट निकोबार में, कोयोब साउथ अंडमान में, डिवाइलो है मिडिल अंडमान में, और सैडल पीक है आपकी नॉर्थ अंडमान में। 48 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सिंधु नदी भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। इंडस रिवर वेस्टर्न मोस्ट है हिमालयन रिवर्स में। तिब्बत में सिंधु नदी को सिंघी ख्याब या फिर शेरमुख कहते हैं, सिंघी खंबन या लायंस माउथ। सिंधु नदी तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राकश ताल से निकलती है, जहां इसको लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। और चेनाब जो है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है इंडस की, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। सी हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ठीक है, थर्ड गलत हो गया। इंडस नहीं आ रही है, सतलज आ रही है राकस्थाल से, सतलज नदी आ रही है राकस्थाल से। 49 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जब नदियां किसी झील या गर्त में सभी दिशाओं से अपना जल बहाती हैं, तो इस प्रकार के प्रवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्री प्रतिरूप के रूप में जाना जाता है। जब रिवर्स जो हैं चारों तरफ से पानी लाके एक जगह डाल रही हैं, उसको कह रहे हैं सेंट्रीपिटल ड्रेनेज। इधर से नदी, 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 इधर से इधर, यहाँ पानी इकट्ठा करती है, तो ये है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज। लाल लेटराइट मृदाएं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में काजू की फसल के लिए बहुत अच्छी है। रेड लेटराइट सॉइल्स आंसर, ठीक है आंसर दोनों। 50 निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहां पे है? जहां बारिश होती है 70 से 200 सेंटीमीटर। अच्छा, पानी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से इनको डिवाइड करते हैं ट्रॉपिकल को दो में, मॉइस्ट और ड्राई, मतलब आर्द्र और शुष्क।
कोपेन ने तापमान और आर्द्रता के मासिक मानों पर जलवायु वर्गीकरण की अपनी योजना को आधार बनाया था। कोपेन ने क्लासिफाई किया था ऑन मंथली वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। कोपेन के अनुसार बर्फीली जलवायु में सबसे गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। वार्मेस्ट मंथ इन द आइस क्लाइमेट इज लेस देन 10 डिग्री। 1, 2 और 4 ठीक हो गए, थर्ड गलत हो गया भैया। कोपेन ने ना टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन को बनाया था, ठीक है ना कि ह्यूमिडिटी। प्रेसिपिटेशन को अपना बेस बनाया था, आधार जो बनाया था वो बनाया था आपके तापमान को और वर्षा को। तो रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन कुछ भी लिख लो आप, ठीक है, क्लियर। चलिए 51 शगुन का सवाल आ चुका है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। एवरेज डेंसिटी दुनिया की 51 पर्सन पर किलोमीटर है। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्टार्ट हुई 2015 में। एम क्या था? 1 करोड़ लोगों को, यूथ को ट्रेनिंग देंगे 2016 से 2020 तक। इनकरेक्ट बताओ कौन सा है? कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक है सारे। तो ये वाली, ये याद रखना खासकर, ये तो फिर भी याद ही रहेगा, ठीक। 52 देखेंगे। सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के उपजाऊ मैदान घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स जो प्लेन्स बनाती हैं, दे आर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। चीन में हुआंग ही और चांगजियांग नदियों के उपजाऊ मैदान घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। ऐसे ही सिमिलर चाइना में है हुआंग हे और चांगजियांग रिवर्स। और जो फर्टाइल प्लेन्स हैं नाइल रिवर के, वो इजिप्ट में डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। और डेड सी जो है इजराइल में, उसकी सैलिनिटी, जो उसकी लवणता है, वो है 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। सोचिए आप कितना नमक है बताइए, ठीक है सारे। 53 निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, 1000 ग्राम सैलिनिटी। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की शुरुआत की गई थी। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशंस इज 35 पार्ट्स पर 1000 ग्राम्स। सहारा मरुस्थल 11 देशों से घिरा हुआ है। द सहारा डेजर्ट बॉर्डर्स फॉर्म्स द बॉर्डर्स विद 11 कंट्रीज। आंसर डी, ठीक है सारे। और ये 11 देश कौन कौन से हैं बताएंगे आप लोग या नहीं? अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, और आपका वो मॉरिटानिया, मोरक्को है, एक नाइजर है, एक सूडान है, एक ट्यूनीशिया है, और वेस्टर्न सहारा। 11 ही रहे। 54 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है, स्टील सिटी है पिट्सबर्ग। अच्छा, ज्योग्राफिकली देखें तो जमशेदपुर सबसे कन्वीनियंट है आयरन स्टील, अगर वो खैर मेंस का टॉपिक होता है, लोकेशनल फैक्टर्स उनके हिसाब से होता है, ये तो बहुत ही सुविधाजनक स्थान पे ये मौजूद है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड को कोयला झारिया कोयला क्षेत्रों से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज ओडिशा और छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। ये आप जानते ही होंगे, जो ये फैक्ट्रीज वगैरह लगती हैं इस हिसाब से लगती हैं कि अच्छा कोयला यहाँ से लेंगे, पानी यहाँ से लेंगे, नजदीक लगती हैं उन सब चीजों से। तो वो पूछ रहा है कौन सा ठीक है। ठीक है सारे। 55 निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान तथा रूस जैसे देशों में लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं। भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान तथा ताइवान जैसे देशों में सूती वस्त्र उद्योग अवस्थित हैं। और मध्यवर्ती कैलिफोर्निया है, सिलिकन घाटी है, यहाँ पे मिलेंगे आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, जैसे बेंगलुरु है इंडिया का सिलिकन वैली। नन ऑफ दीज, ठीक है, कोई गलत नहीं है। 56 निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनिए, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार लगभग 250 हेक्टेयर होता है, साइज ऑफ अ टिपिकल फार्म। जूट को कहते हैं गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा। और जूट कहाँ पे अच्छा उगता है? एलुवियल सॉइल में, अच्छा खासा टेम्परेचर हो, हैवी रेनफॉल हो और ह्यूमिड क्लाइमेट हो, आर्द्र जलवायु हो। और पटसन जो है, जूट जो है, ये सब ट्रॉपिकल एरियाज की क्रॉप है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। आंसर बस यही फंस जाएंगे आप। ये जो है जूट जो है ट्रॉपिकल कंट्रीज की है क्रॉप। भाई इंडिया और बांग्लादेश में सबसे ज्यादा है तो ट्रॉपिकल है ना, हमारा तो उष्णकटिबंधीय हमारी जलवायु है ना। 57 आपको मैच द फॉलोइंग करना है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि और उनके नाम दिए हुए हैं।
एरियाज और उनके नाम। मैसोल है जैसे जायरे का, हुमा है इंडोनेशिया का, काइंगिन बर्मा और तोहागिया फिलीपींस। आपको मैच करना है, मतलब है ये पता नहीं। बी हो जाएगा। जैसे आपका मैसोल ठीक दिया हुआ है, जायरे है, हुमा इंडोनेशिया, काइंगिन आपका फिलीपींस का है और तोगिया है आपका बर्मा। ऐसे ही मैं पिछले लेक्चर में करा चुकी हूँ, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ तामराय बताओ कहाँ का है। और एक बहुत ही फेमस लडांग बताओ कहाँ का है। एक और पूछें, मिल्पा बताओ, सबको पता होता है ये। एक और बताओ, रोका। पिछले लेक्चर के पूछ रही हूँ ये मैं, रोका और कोनोकू। कमेंट करो ये कहाँ के हैं। 58 सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉफी के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। कॉफी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट, वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल। कॉफी की फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त है, हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल। कॉफी को वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता है, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन। और आपकी ब्लैक और एलुवियल सॉइल्स में बहुत अच्छी उगती है कॉफी। सारे कॉफी लवर्स बताएंगे अब आंसर, पहला और दूसरा ठीक है। कॉफी को आपका चाहिए वार्म और वेट क्लाइमेट, ठीक है, लोमी सॉइल चाहिए, ठीक बात है बिल्कुल। हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, 210 आपके फ्रॉस्ट फ्री डेज भी चाहिए। एक सेकंड, हाँ, हाई टेम्परेचर और लाइट रेनफॉल 210, और कॉटन जो है ग्रो करता है अच्छा इस वाले सॉइल पे, क्या बोलते हैं, ब्लैक और एलुवियल सॉइल पे, ना कि कॉफी, ठीक है। और टॉप प्रोड्यूसर्स क्या हैं कॉफी के? कॉफी के टॉप प्रोड्यूसर्स हैं ब्राजील, वियतनाम और कोलंबिया। 59 मैच द फॉलोइंग, आगे फिर भी ग्लासलैंड्स और रीजन, मतलब अब तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए किसी का। नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज, साउथ अफ्रीका का स्टेपी, सेंट्रल एशिया वेल्ड्स, ऑस्ट्रेलिया, मतलब कैसे कैसे हैं देख लो आप। आंसर ये हो जाएगा, सही है बिल्कुल, प्रेरीज, वेल्ड्स, सेंट्रल एशिया के नहीं, सेंट्रल एशिया के स्टेपीज हैं, साउथ अफ्रीका के वेल्ड्स हैं और ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स हैं। 60 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। विश्व का पहला सौर और पवन ऊर्जा संचालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है, वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर एंड विंड पार्ट्स बस स्टैंड। झारखंड और राजस्थान के पास यूरेनियम डिपॉजिट्स मिलते हैं। थोरियम मिलता है, मोनाजाइट सैंड मिलती है केरला में, वहां पे। न्यूक्लियर पावर के सबसे बड़े प्रोड्यूसर अमेरिका और यूरोप हैं। नॉर्वे पहला कंट्री है दुनिया का जहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की गई थी, जल विद्युत। बताइए, ठीक है ये सारे, ठीक है, तो ये देख सकते हो आप एक बार। 61 निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रति चक्रवात में पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप हो जाती है। जब एंटी साइक्लोन आता है तो क्लॉकवाइज हो जाता है डायरेक्शन ऑफ विंड्स, और एंटी साइक्लोन के केस में एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है सदर्न हेमिस्फेयर में। हेमिस्फेयर देखते रहो। और सेंट्रल पार्ट में ट्रॉपिकल जोन के और ईस्टर्न और इंटीरियर पार्ट में टेम्परेट जोन के रेनफॉल होती है 50 से 100 सेंटीमीटर हर साल। ठीक है ये भी सारे, पहले 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये देख लेना। 62 निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। महाद्वीप के भीतरी भाग में वृष्टि छाया क्षेत्रों में पड़ने वाले भाग तथा ऊंचे अक्षांशों वाले क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। रेन शैडो जोन में एरियाज लाइक कर होते हैं द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड हाई लैटिट्यूड्स, दे रिसीव वेरी लो रेनफॉल, लेस देन 50 सेंटीमीटर पर एनम। विश्ववित से 45 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ साउथ जो है इक्वेटर पे, वहां पे वेस्टर्लीज चलती हैं, तो रेनफॉल सबसे पहले जो मिलती है वो वेस्टर्न मार्जिन में मिलती है कॉन्टिनेंट्स के, फिर वो घटती चली जाती है। बताइए, डी हो जाएगा, कोई गलत नहीं है, तो ये भी ठीक है बिल्कुल, ठीक है ना। 63 निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जब नदियां किसी पहाड़ी से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को अरीय कहते हैं, रेडियल पैटर्न कहते हैं। और जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हों तथा सहायक नदियां उनके समकोण पे मिलती हों तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को वृक्षाकार कहते हैं, डेंड्रिटिक कहते हैं। प्राइमरी ट्रिब्यूटरी तो फुल फ्लो कर रही है पैरेलल, और सेकेंडरी ज्वाइन कर रही है उसी पे आके राइट एंगल्स पे। जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप होता है उसको ट्रेलिस कहते हैं। ये तो बता पाओगे भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नहीं बता पाओगे।
तो सही कोई है ही नहीं। देखो, जब रिवर्स ओरिजिनेट कर रही हैं हिल से और फ्लो कर रही हैं हर डायरेक्शन में, तो ठीक है, रेडियल कहलाता है वो। लेकिन जब ये डेंड्रिटिक पैटर्न नहीं है, डेंड्रिटिक होता है आपका पेड़नुमा, ठीक है, ये डेंड्रिटिक है और ये इसका है, ठीक है, ये ट्रेलिस है आपका। 64 निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को कहते हैं अपवाह द्रोणी, ड्रेनेज बेसिन। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर कहते हैं। बाउंड्री लाइन जो सेपरेट कर रही है एक ड्रेनेज बेसिन को किसी दूसरे से, उसको क्या कहते हैं, वाटरशेड। और नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है। रिवर बेसिन्स आर लार्ज इन एरिया व्हाइल वाटरशेड्स आर स्मॉल इन एरिया। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है, कैचमेंट एरिया कहते हैं। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। मतलब बड़ी नदियों का जो कैचमेंट एरिया उसको तो रिवर बेसिन कह रहे हैं, जो छोटी मोटी नदियां वदियां उनको वाटरशेड कह रहे हैं। तो इसका आंसर डी है। ठीक है, ये सारी बातें तो ये प्लीज मार्क कर देती हूँ मैं, एक बार रिवाइज कर लेना। निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। वृहद सिंचाई परियोजना जो होती है मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट में कहां तक के होते हैं सिंचाई, 10,000 हेक्टेयर तक के। मीडियम में 2,000 से 5,000, स्मॉल में 2,000 से कम। ये क्वेश्चन पिछले टेस्ट में भी हो चुका है एक बार। बी ठीक है। देखो, बड़े वाले जो प्रोजेक्ट होते हैं मेजर वाले वो होते हैं 10,000 हेक्टेयर तक के, ठीक है। और दूसरा क्यों गलत हुआ, हाँ बी ठीक है, बी गलत है। ये होते हैं 2,000 से 10,000, 10 के, और ये ठीक है। 66 ज्वार की फसल के लिए आवश्यक वर्षा पूछ रहा है, ज्वार क्रॉप के लिए, बताइए देख के क्या है। ए हो जाएगा। 30 से 100 सेंटीमीटर होती है। 50 से 75 किसके लिए होती है, वीट गेहूं। 60 से 120 होती है मेज, मक्का के लिए। और 37 से 75 होती है पर्ल मिलेट। इतनी बार करा दिया अब तो मैंने आपको पर्ल मिलेट, खाने भी लग गए होंगे आप मेरे कहने से, या नहीं खाते हैं बाजरा, ठीक है। चलिए 67 गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है क्योंकि विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों में इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। इट्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग क्योंकि हाईएस्ट क्वांटिटी में है ये अमंग ऑल द ग्रीन हाउस गैसेस। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्लोरीन तथा फ्लोरीन जैसे हैलोजन पदार्थों की उपस्थिति के कारण वर्षा में अम्लीयता की मात्रा बढ़ जाती है। अमाउंट ऑफ एसिडिटी इन रेन इंक्रीजेस। जीवाश्मों के अत्यधिक उपयोग, वनों के विनाश, परिवहन के साधनों में अत्यधिक वृद्धि आदि के कारण बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन हुआ है। आप जानते हैं क्लाइमेट चेंज किन की वजह से होता है। ऊर्जा पिरामिड किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषी स्तर पर प्रति इकाई समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपयोग की गई ऊर्जा की कुल मात्रा को प्रदर्शित करता है। एनर्जी पिरामिड देखे होंगे आपने, इन्वर्टेड होता है, बायोमास का, एनर्जी का, अलग अलग होते हैं। इट डिस्प्लेज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट ईच ट्रॉफिक लेवल। इनकरेक्ट पूछ रहा है ए। कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है ये, ना कि मोनोऑक्साइड। बाकी ठीक है, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चंस थोड़ा देख के जाने पड़ेंगे आपको। 68 निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। टेस्ट थोड़े टफ आपको लगते होंगे शायद, लेकिन टेस्ट के बाद आप रियल पेपर सॉल्व करेंगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा। जापान में नागोया शहर में 2010 को जैव विविधता सम्मेलन आयोजित हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है 22 मई 2015 को, और इसको कहते हैं वर्ल्ड डाइवर्सिटी कंजर्वेशन डे भी। पेनिनसुलर इंडिया में 20 से 30% लैंड जो है वो फॉरेस्ट है इन ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट दादरा नगर हवेली, तमिलनाडु एंड गोवा। डी हो जाएगा, गलत नहीं है कोई भी। 69 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत को जीवन रक्षक छतरी भी कहते हैं क्योंकि वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। इसको क्या कहते हैं, लाइफ सेइंग अम्ब्रेला। कितनी अल्ट्रावायलेट रेस को ये ब्लॉक कर लेती है, 70 से 90%। और इसमें छिद्र सबसे पहले कब देखा गया था, जो फॉरमैन ने देखा था एंटार्क्टिका में, ऑब्जर्व किया था 1971 में। क्या है इसके कारक, मेजर कॉजिंग फैक्टर्स क्या हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम केमिकल्स लाइक क्लोरोफॉर्म, कार्बन, कार्बन टेट्राक्लोरीन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म एंड मिथाइल ब्रोमाइड। सी
करेक्ट सी है। ये 16 9 ओजोन लेयर मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक बात है। इसको लाइफ सेइंग अम्ब्रेला कहते हैं बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज, ये भी ठीक है। सी नहीं होगा फिर इसका। ये ब्लॉक करती है 70 to 90% आपके ये, हाँ इसमें ना इनकरेक्ट कर लो इसको, सॉरी इनकरेक्ट, ठीक है ना। ये 1973 है इसका आंसर, 1971 नहीं है, ये भी ठीक है। 70 निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दिक् सूचक एक उपकरण है जिसका उपयोग मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है, कंपास डायरेक्शंस पता करने के लिए। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस। दिक् सूचक की चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण में होती है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इज ऑलवेज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जब एक कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तब इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं, स्केच मैप, किसी स्केल के बिना ऐसी रफली। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। प्लान होता है ना प्रॉपर स्मॉल एरिया का बड़े स्केल पे, वो उसे कहते हैं प्लान। बी ठीक है सारे। 71 निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। वर्ष 2010 में आयोजित कैनकुन कॉन्फ्रेंस में ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना का निर्णय लिया गया था, कैनकुन कॉन्फ्रेंस। वर्ष 2012 में आयोजित दोहा सम्मेलन में आया था आपका क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, प्रदूषण कम करने के लिए। 2014 में आयोजित लीमा सम्मेलन में पहली बार इस बात पर सहमति बनी कि प्रत्येक देश कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के संबंध में अपने लक्ष्य निर्धारित करेगा। फिर वर्ष 2015 में मोरक्को में मराकश में आयोजित सम्मेलन में पेरिस समझौता, पेरिस एग्रीमेंट। आंसर ये तो गलत कर ही नहीं सकते, 2016 का है ये, इसको इंप्लीमेंट किया गया था, ठीक है। 72 सही विकल्प चुनना है, करेक्ट ऑप्शन ये आपको दिए हुए हैं। वेजिटेशन, ट्रोपोफाइट कौन से होते हैं जो ट्रॉपिकल रीजन में उगते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। हाइड्रोफाइट कौन से होते हैं जो ज्यादा ह्यूमिडिटी वाले एरियाज में उगते हैं। ज़ेरोफाइट कौन से होते हैं जो टेम्परेट टाइगा रीजन्स में, शीतोष्ण कटिबंधीय टाइगा में उगते हैं। क्रायोफाइट कौन से होते हैं जो बहुत ही ठंडी जगहों पे उगते हैं। हेलोफाइट जो सलाइन सॉइल्स में, नमकीन मृदा में उगते हैं। सही बताओ कौन सा है। बी ठीक है, फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ ये गलत हो गया। ये आपके हाइड्रोफाइट होते हैं जो पानी के ऊपर उगते हैं, और हाई ह्यूमिडिटी वालों को कहते हैं हाईग्रो, HYGRO। ज़ेरोफाइट होते हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट में, याद रखना, ठीक है। और टेम्परेट टाइगा में जो उगते हैं ना, ये ज़ेरोफाइट नहीं होते, ये मीजोफाइट होते हैं। 73 नवीनतम कृषि डेटा 2023, लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा 2023 के हिसाब से पूछ रहा है। अमरूद, केला, जूट, आम, कपास के बीज, कपास, लिंट, दूध, भिंडी, प्याज, पपीता, मसाला, चीनी, कुल दालें, भैंस के दूध के उत्पादन में इंडिया का रैंक 1। बैगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, कॉटन, मूंगफली, आलू, चावल, रेशम, गन्ना, संतरा, चाय, अनिर्मित तंबाकू, टमाटर, कुल फल सब्जियां, गेहूं के उत्पादन में 2। भारत नारियल, अंडा, रेपसीड और खाद्यान्न के उत्पादन में 3rd। बताओ। ठीक है, ये तो एक बार देख लो, ये है ना, पढ़ लो इनको। ये वाला तो क्वेश्चन रिपीटेड है, ये वाला स्टेटमेंट तो पहले टेस्ट में हो चुका। ये और ये देख लो, मतलब सारे पढ़ लो, कुछ भी पूछ लेगा। 74 नवीनतम कृषि डेटा 2023, ये भी यही पूछ रहा है। एप्पल के प्रोडक्शन में 5th रैंक है इंडिया का। ग्रीन कॉफी में 8th है। सोरगुम ज्वार में 4th है। मेज में, मक्का में 6ठा है। 5th है मीट में, और 6ठा है नेचुरल रबर में। बताओ। डी ठीक है, सारे ठीक है, मतलब है ना, ऑल करेक्ट। 75 सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। जब जीवित पॉलिप्स मर जाते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप्स की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं, जिनको कहते हैं प्रवाल द्वीप। ठीक है, जिंदा पॉलिप्स मर गया, स्केलेटन के ऊपर और सॉलिड स्केलेटन्स बढ़ते चले गए, वो कोरल आइलैंड्स बन गया। बड़े बड़े देशों में जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता, टाइम जोन अलग होते हैं वहां पे। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में भारत से दक्षिण पूर्व की दिशा में बंगाल की खाड़ी में है। बताइए। मैप 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 बहुत अच्छा करना है आपको, ठीक है, ये सब ठीक है। 76 निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भारत का
उत्तरी मैदान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ये मैदान समतल और सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जालोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों द्वारा निर्मित ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सबसे उत्तरी श्रेणी को वृहत हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां इसी में मिलेंगी आपको। ठीक है दोनों। 77 गलत विकल्प का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ट्रांस साइबेरियन रेलवे यूरेशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग शहर और अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक शहर को जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे कह रहा है कहां से कनेक्ट करता है? सेंट पीटर्सबर्ग जो कि वेस्ट में लोकेटेड है यूरेशिया के, और व्लादिवोस्तोक। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे की लंबाई 5600 किलोमीटर है और ये कनाडा के पूर्व में न्यू ब्रसविक के सेंट जॉन्स शहर से पश्चिम में वैंकूवर तक पहुंचता है। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, ये रेलवेज दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। और ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे सबसे बड़ा रूट है ऑस्ट्रेलिया में, जो सिडनी से पर्थ जाता है। ठीक है, बताओ। तो इनकरेक्ट है पहला। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है 1891 का है, बहुत पुराना है ये आपका कनेक्ट करता है सेंट पीटर्सबर्ग जो कि यूरेशिया में है, और व्लादिवोस्तोक जो कि पैसिफिक ओशियन के कोस्ट पे है, ना कि अटलांटिक। ये ठीक है। 78 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। ठीक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सागरमाला शिपिंग प्रोजेक्ट के मॉडल के आधार पर भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने के लिए भारतमाला परियोजना पर काम कर रहा है। इसकी घोषणा 30 अप्रैल 2015 को की गई थी और 2 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में स्थित चेनानी नाश्री सुरंग राष्ट्र को समर्पित की थी। भारत में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई मिलेगी आपको तमिलनाडु में, उसके बाद यूपी, उसके बाद उड़ीसा। करेक्ट पूछ रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा ठीक है। लंबाई वाले में प्रॉब्लम है, तमिलनाडु में नहीं है, सबसे हाईएस्ट लेंथ महाराष्ट्र में है। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र के बाद यूपी, उड़ीसा ठीक दिया हमने। 79 गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। राजीव गांधी बांद्रा वर्ली समुद्री सेतु जो आपका राजीव गांधी बांद्रा वर्ली सी ब्रिज है, इसकी पहली 4 लेन 8 में से खोली गई 30 जून 2009 को। इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज भूपेन हजारिका, आप जानते हैं ढोला सादिया जिसको बोलते हैं असम, ये 2017 को इनॉग्रेट किया गया। और 2000 में एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, जिसमें जो लॉन्च किया था वियतनाम में, लाओस, 6 कंट्रीज में किया था अलग अलग सेक्टर्स में कोऑपरेशन के लिए। इनकरेक्ट बताओ। कोई गलत नहीं है। 80 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। राज्यों का निर्माण एवं रखरखाव राज्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से किया जाता है, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट करता है। रूरल रोड्स कौन कंस्ट्रक्ट करता है और मेंटेन करता है? ग्राम पंचायत, जो ग्रामीण सड़कें होती हैं। और बॉर्डर रोड्स, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और बोगीबील ब्रिज क्या है? इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज है ब्रह्मपुत्र नदी पे। आंसर डी ठीक है। और बड़े इंपॉर्टेंट हैं चीजें, है ना। रूरल रोड्स याद रखना, ग्राम पंचायत का काम होता है। ठीक। 81 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पासेस दिए हुए हैं और लोकेशन। वखजीर कहाँ है? अफगानिस्तान चाइना। सालंग पास अफगानिस्तान, और फिर ये बुकानन है यूनाइटेड स्टेट्स। थर्मोपाइले है ग्रीस में, और हल्फाया है इंग्लैंड। बताइए। ए ठीक है। 1 2 3 4 ठीक मार्क्ड है एकदम। तो ये बुकानन पास नहीं पता होगा बहुत लोगों को, ये यूनाइटेड स्टेट्स का पास है। वखजीर अफगानिस्तान चाइना ठीक है बिल्कुल। गलत कौन सा हुआ है? थर्मोपाइले ठीक है, ग्रीस में है। 5th गलत हो गया। हल्फाया पास इज इन इजिप्ट, नॉट इन इंग्लैंड। ठीक। तो कुछ पूछ लेते हैं आपसे। बुलान पास बताओ कहाँ है, गलती ना हो जाए इनमें। और स्नेक पास बताओ। स्नेक। एक बताओ सलांग पास। चलिए कमेंट कीजिए ये 3 पासेस कहाँ पे। 82 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। नेशनल डेयरी बोर्ड 7 जुलाई 2015 को किसानों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन एनिमल न्यूट्रिशन के लिए है ये बेसिकली। 28 जुलाई 2014 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय गोकुल मिशन नामक एक राष्ट्रीय योजना शुरू की गई थी।
और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान क्या है ये? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर कर्नाटका में। इन्होंने अचीव कर लिया है बहुत ही अच्छा सक्सेस इन द फील्ड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, और ये डिजाइनर ग्रीन मिल्क भी, हरित दूध, इन्होंने विकसित किया है प्लांट्स से। देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है? सही बताइए कौन सा है? सही है तीनों। 83। गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। 13 मई 2015 को केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप कार्यक्रम नमामि गंगे, इंटीग्रेटेड गंगा रेजुवेनेशन मिशन, क्या है ये? एकीकृत गंगा कायाकल्प मिशन, इसको मंजूरी दे दी गई। 7 अक्टूबर 2015 को वर्ल्ड बैंक ने की सहायता प्राप्त एक योजना है राष्ट्रीय जलग्रहण प्रबंधन परियोजना, क्या नाम है इसका? नीरांचल, इट इज नेशनल वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। और बाणसागर डैम डिस्प्यूट किस किस के बीच में है? यूपी बिहार के। आंसर सी। तीसरा गलत हो गया है भाई। क्यों हो गया तीसरा गलत? बाणसागर एमपी, यूपी और बिहार ने जॉइंटली कंस्ट्रक्ट किया था। कब? 1978 में, सोन नदी पे, शहडोल डिस्ट्रिक्ट में, एमपी में। तो ये किस किस के बीच में हो गया? और ये हो गया मतलब मेनली यूपी और एमपी के बीच का डिस्प्यूट है ये। 84। सही विकल्प चुने, करेक्ट ऑप्शन। कावेरी जल बंटवारा विवाद, कावेरी वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट किसके बीच में? तमिलनाडु और कर्नाटका के। केंद्र सरकार द्वारा 6 जनवरी 2016 को गंगा नदी के 145 किलोमीटर लंबे जलमार्ग पर देश की पहली नदी सूचना प्रणाली, क्या है ये? रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनॉग्रेट की गई थी। केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, नेशनल रिवर कंजर्वेशन स्कीम, अभी 20 राज्यों में है, 178 शहरों में है, 38 नदियों को कवर कर रही है। और 2011 में नेशनल वाटर मिशन को अप्रूवल मिला था। बहुत ही बड़ा मास मूवमेंट है ये। किस लिए है ये? पानी बचाने के लिए। आंसर डी। ठीक है सारे। ये वाली वो स्कीम्स हैं जिन पे क्वेश्चंस बार बार आते रहेंगे, ठीक है? तो ये याद रखने हैं थोड़े। ये नमामि गंगे वगैरह बड़े सेंसिटिव इश्यूज हैं, ये सब याद रखो। 85। गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। प्रायद्वीपीय नदी विकास योजना के अंतर्गत 25 अगस्त 2015 को केन बेतवा लिंक परियोजना शुरू की गई थी, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है जो नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर बनाई गई है। इट्स अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। फिर आपका 17 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात राज्य में नर्मदा जिले में निर्मित सरदार सरोवर बांध राष्ट्र को समर्पित किया गया था। और फिर आपका कृष्णा नदी जल विवाद, 23 अगस्त 2016 को महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच गोदावरी, प्राणहिता और पेनगंगा नदियों के पानी को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बताइए। इनकरेक्ट। डी गलत हो गया भाई। कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट जो है ना, ये आपका 23 अगस्त 2016 का है। ये नदियां हैं गोदावरी, प्राणहिता और पेनगंगा, ठीक है? और ये महाराष्ट्र और तेलंगाना का है, ठीक है? तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। 86। सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 2018 में 23 से 24 जनवरी के बीच प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन केरल के तिरुवनंतपुरम के कोवलम में किया गया था। फर्स्ट इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस। पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट किस किस का है? इंडिया नेपाल का। और कंट्री का पहला रिवर लेक लिंकेज प्रोजेक्ट, नदी झील लिंकेज परियोजना, ये एमपी में स्टार्ट की गई थी 2002 में, ये कैन बेटवा रिवर लिंक के लिए। ये तो मेंस का पूरा टॉपिक भी है आपका, बुंदेलखंड वाला रीजन और ये सारे। आंसर ए। तीसरा क्यों गलत हो गया? कंट्री का पहला रिवर लेक लिंकेज प्रोजेक्ट एमपी 2005 का है, 2002 का नहीं है। 87। गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। केंद्र सरकार ने 23 जनवरी 2016 को नई फसल बीमा योजना को मंजूरी प्रदान की है। ये क्या है? न्यू क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। और केंद्र सरकार द्वारा 13 मई 2015 को नई यूरिया नीति, न्यू यूरिया पॉलिसी अनाउंस की गई थी। कृषि विपणन में बिचौलियों की भूमिका को कम करने और किसानों को उनकी उपज के लिए अधिकतम मूल्य प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा 14 अप्रैल 2016 को एनएमएम जो है ई नामक राष्ट्रीय कृषि बाजार का शुभारंभ किया गया था। बहुत फेमस है ये आपका नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, तो इसका डेट आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन ये नहीं आएगा तो क्रोनोलॉजी पूछ लेगा अलग से। गलत नहीं है कोई। ये याद रखना, ये याद रखना और ये याद रखना।
88। गलत विकल्प चुने, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। 23 अगस्त 2017 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा संपदा योजना का पुनर्नामकरण कर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना स्टार्ट की गई। और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना 2015 से स्टार्ट की गई है। और ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? हरित क्रांति, उच्च गुणवत्ता वाले बीज, रासायनिक उर्वरक और नहर सिंचाई पर आधारित कृषि उत्पादन की एक नवीन प्रक्रिया है। इसका श्रेय भारतीय संदर्भ में MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। इट्स अ न्यू प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बेस्ड ऑन हाई क्वालिटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड कैनाल इरिगेशन। आंसर कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो ये प्लीज स्कीम्स जो हैं आपकी, ये फेमस वाली स्कीम है, पुरानी, इसलिए इनको याद रखना है। 89। निम्नलिखित में से किन फसलों को उगाने के लिए उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु चाहिए? ट्रॉपिकल क्लाइमेट। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं। पैडी में सोरगुम, पर्ल मिलेट, व्हीट, बार्ले। जौ भी है, अच्छा बार्ले भी है, बताओ। क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका है नन ऑफ दीज। देखिए, आप जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है बेसिकली, धान है आपका, पैडी, इंडो चाइना से आया है ये, उष्ण आर्द्र चाहिए इसको, ठीक है। और रेनफॉल कितनी चाहिए? 70 से आपका 150 सेंटीमीटर्स। और मक्का आपका मिडिल अमेरिका का है, उपोष्ण कटिबंधीय। ज्वार है उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। और आपका बाजरा है उष्ण कटिबंधीय। गेहूं है समशीतोष्ण, टेम्परेट है ना गेहूं, तो गेहूं तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ये आप इसे एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, जैसे गेहूं गलत हुआ तो बी और सी गलत हो गया आपका, है ना। पैडी फिर गलत हुआ तो फिर बचा क्या? नन ऑफ दिस। और बार्ले को आपका चाहिए समशीतोष्ण, ठीक है। 90। सही विकल्प का चयन करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। उत्तराखंड हिमनद प्राधिकरण बनाने वाला दुनिया का पहला राज्य है। फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड टू फॉर्म अ ग्लेशियर अथॉरिटी। सफर क्या है ये? फर्स्ट इंडियन एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग और रिसर्च सिस्टम है, IIT हैदराबाद ने डेवलप किया था इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, मौसम विभाग के सहयोग से। एंड्रॉइड मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है सफर एयर, जो कि एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च सिस्टम है। 2015 से ये देश को समर्पित किया गया था। बताइए, इस सफर की फुल फॉर्म है ये यहाँ पे, ठीक है ना। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, सी हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा क्यों गलत हुआ? IIT मुंबई ने डेवलप किया है। 91। सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन हैं। क्या है ये? ऑफशोर एरियाज हैं मुंबई नेचुरल गैस रिसोर्सेज के, ये वाले। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। और विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश आपके पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चाइना है, हाइडल पावर वाले। मेजर प्रोड्यूसिंग सेंटर्स जो हैं पेट्रोलियम के इंडिया में, वो है दिग्बोय असम में, बॉम्बे हाई मुंबई में, और कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ठीक है सारे। 92। सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको एनवायरनमेंट में भी कराया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर ईयर पूछ रहा है, टर्टल कंजर्वेशन, एलिफेंट, रेड पांडा, मस्क डियर, बताइए। ये ठीक है, टाइगर तो आप भूल ही नहीं सकते, है ना। टर्टल कंजर्वेशन भी ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट भी ठीक है, रेड पांडा है 1996 का, और मस्क डियर कस्तूरी मृग होता है ना, ये 1970 का। 2006 का जानते हैं कौन सा है? वल्चर कंजर्वेशन, वल्चर वाला। 93। सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में हर वर्ष नवंबर माह में मोगली महोत्सव मनाया जाता है। और 2010 को बाघ वर्ष डेडिकेट किया गया था, टाइगर ईयर। और प्रोजेक्ट टाइगर डायरेक्टोरेट का नाम बदला गया था NTCA सितंबर 2006 में, ठीक है दोनों। तो ये अच्छा है बहुत, मोगली महोत्सव।
94 सही विकल्प चुने, चूज द करेक्ट ऑप्शन। विलुप्त प्राय जीव गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार ने 3 मई 2013 को जलीय जीव डॉल्फिन को नॉन ह्यूमन पर्सन्स का दर्जा दिया है। और 27 दिसंबर 2018 को उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान के द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में देश का पहला स्पाइडर इंटरप्रिटेशन सेंटर आर्केनेरियम स्थापित किया गया है। 24 फरवरी 2016 को राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय बाघ पार्क को बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 22 अक्टूबर 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया था। क्या किया था? नेशनल हेरिटेज एनिमल। आंसर बी, मतलब कि सभी ठीक हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से देखना बिल्कुल, ठीक है। दोबारा पढ़ लो एक बार। 95 निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को, मतलब एक दूसरे से। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, 8 डिग्री मिनिकॉय को मालदीव से। और 30 दिसंबर 2018 को 3 आइलैंड्स के नाम चेंज कर दिए गए थे अंडमान एंड निकोबार के। बहुत ही फेमस है, आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है सारे। ये नाम क्या रखे गए थे? देखो मैं बता देती हूँ आपको। रॉस आइलैंड था, रॉस आइलैंड का नाम रखा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और नील आइलैंड का नाम रखा गया, ये सारे अंग्रेजी नाम थे, शहीद द्वीप। और हेवलॉक आइलैंड का नाम क्या रखा गया है? स्वराज द्वीप। ठीक है, चलिए 96। पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियां चुननी है आपको, वेस्ट फ्लोइंग स्मॉल रिवर्स। मैप अगर आपने पढ़ रखा है, अगर आप इंडिया का मैप देखते रहते हैं तो ये आप बहुत आराम से बता देंगे। साबरमती, माही, सुवर्णरेखा, बैतरानी। सी, मतलब साबरमती और माही नदी हैं वेस्ट फ्लोइंग, ये ईस्ट फ्लोइंग नदियां हैं। सुवर्णरेखा है, बैतरानी, ब्राह्मणी, पेन्नार, पलार, ये सब। ठीक है, नदियां वदियां मत गलत करके आना। 97 निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि 2/3 सतह पे पानी है ना, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं इसको। तारे, ग्रह और उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? उल्का पिंड, मीटियोरॉइड्स कहते हैं। छोटी छोटी बॉडीज हैं, दे मूव अराउंड द सन। आंसर ए। देखिए, स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट्स के अलावा जो बॉडीज मूव करती हैं चारों तरफ छोटे छोटे से, इनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह, मतलब एस्टेरॉइड्स। और जो सन, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स हैं जो सन के अराउंड मूव करते हैं, उनको कहते हैं मीटियोरॉइड्स। ठीक है, मतलब स्टार्स, प्लैनेट्स के अलावा जो छोटी छोटी बॉडीज मूव करती हैं वो एस्टेरॉइड्स होती हैं। 98 मैच द फॉलोइंग क्लाइमेटिक टाइप्स अकॉर्डिंग टू कोपेन। सबसे गंदा क्वेश्चन, बताइए देख के। इसका आंसर बी है, तो मैं आपको मैच करा देती हूँ। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है BWH, ठीक है। मिड लैटिट्यूड है BWK, ठीक है। मेडिटेरेनियन है CSA, और ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्या है? CFA। तो सारे याद होने चाहिए भाई। बता दो जरा 2-4 और। AF बता दो क्या है, DW बता दो क्या है, और DF बता दो क्या है। ET सबसे फेमस टुंड्रा, ठीक है, ये मार्क कर दो आप। तो चलिए 99 गलत विकल्प चुनें, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पी प्रकार की भूगर्भीय तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इन्हें प्राथमिक तरंगे कहते हैं, प्राइमरी वेव्स। दे आर वेरी फास्ट मूविंग एंड रीच द सर्फेस वेरी फर्स्ट। एस टाइप की क्या है? कुछ टाइम बाद आती हैं, थोड़ा लेट है बेचारी, इनको कहते हैं सेकेंडरी वेव्स। दोनों गलत हैं। पी टाइप की बहुत ही तेज मूव करती हैं, सबसे पहले सरफेस पे आती हैं, इनको कहते हैं प्राइमरी वेव्स। ठीक है, नहीं सी होगा, सॉरी, दोनों ठीक हैं, सॉरी अबाउट इट। सी, इनको प्राइमरी वेव्स कहते हैं और ये तीनों टाइप के सब्सटेंस में से पास कर सकती हैं, जैसे गैस, लिक्विड और सॉलिड। और एस टाइप की जो होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल में से पास करती हैं। चलिए आखिरी सवाल, 100th क्वेश्चन। सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में औसत वार्षिक वर्षा है 75 से 150 सेंटीमीटर, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में।
हिमटॉप जलवायु ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के आंतरिक भागों में पाई जाती है, द आइस कैप क्लाइमेट जिसको बोलते हैं। वायुमंडल में उपस्थित ग्रीनहाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण कार्बन डाइऑक्साइड का है और 0.5% की वार्षिक दर से ये बढ़ रहा है। इट्स द मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड गैस प्रेजेंट अमंगस्ट द ग्रीन हाउस गैसेज विच इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर एंड इट इज ग्रोइंग एट एन एनुअल रेट ऑफ अबाउट 0.5%। क्योटो प्रोटोकॉल ने 35 औद्योगिक देशों को वर्ष 2012 तक अपने उत्सर्जन को वर्ष 1990 में प्रचलित स्तर से 5% कम करने का आदेश दिया है। क्या है मैंडेटेड कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं दे विल रिड्यूस देयर एमिशंस बाय 2012 टू 5% लेस देन जो की लेवल्स थे उनके 1990 में। क्लियर आंसर, देयर ऑल करेक्ट। ठीक है, तो प्लीज ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आपको अपना स्कोर मुझे कमेंट डाउन करके बताना है फटाफट, मैं मिलूंगी। हमें आप लोग एक तो स्कोर बताइएगा और जितनी भी चीजें मैंने आपसे इसमें पूछी हैं वो बतानी है आपको। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू सो मच।